अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कायद आज़म इंटरनेशनल और केयर हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हार्ट अटैक से रिलेटेड। बेसिकली हार्ट अटैक होता क्या है? कुछ मिसकंसेप्शन है जो मैंने नोटिस किया है मेरे पेशेंट्स में, वो ये कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को जो है ना वो मिक्स कर देते हैं। हार्ट अटैक जो है वो खून की नालियाँ तंग होने की वजह से, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई यानी कि खून नहीं मिल रहा होता तो उसकी वजह से आता है। हार्ट फेलियर ये है कि अब हार्ट अटैक हो चुका और हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया। हार्ट इज जस्ट लाइक अ मोटर, पानी की जिस तरह मोटर होती है कि उसने पंप करना है और पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होना है, वो हार्ट फेलियर है। तो ये बहुत मिक्स करते हैं पेशेंट्स हमारे और कुछ लोग भी। तो आज हम सिर्फ हार्ट अटैक की बात करेंगे, हार्ट फेलियर को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक खून, जिस तरह हमें हमारी बॉडी को खून मिल रहा है, हमारे बाजुओं को, हमारे पाँव को, उसी तरह हमारे दिल को भी खून मिल रहा है। तो किसी भी वजह से, जैसे जो वजूहात होती हैं खून की नालियाँ तंग होने की वजह, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो, चाहे उल्टी सीधी चीज़ें बाहर से खाना या चिकनाहट वाली चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों की वजह से खून की नालियों में ब्लॉकेज आ सकती है, ये तंगी आ सकती है। तो जब ब्लॉकेज या तंगी आ जाए तो ब्लड सप्लाई रुक जाता है, खून का फ्लो नहीं रहता और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ट्रिगरिंग फैक्टर आएगा, एक अलार्मिंग इमरजेंसी सिचुएशन बनेगी कि चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि फटाफट हम भागें इमरजेंसी की तरफ और अपना इलाज करवाएं। ये समझ लीजिए कि एक साइन है। साथ में जो बाकी जो एक अलामात हैं कि ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, जो दिल ख़राब नौजिया वाली जो फीलिंग है वो आना शुरू हो जाएगी, तो इसकी टिपिकल अलामत होती है। हम मेडिकल टर्म्स में इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ते, बस आपको समझाने के लिए। स्टेबल एंजाइना वो है कि पेशेंट बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तब तो उसको चेस्ट पेन नहीं हो रहा, लेकिन जब पेशेंट ने चलना शुरू किया या एक्सरसाइज कोई करना शुरू की तो उसको दर्द होना शुरू हो गया, चेस्ट पेन होना शुरू हो गई, तो ये स्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना ये होता है कि उसकी जो एंजाइम्स हैं वो एक तो नेगेटिव हैं, जो कार्डियक एंजाइम्स, कार्डियक जो जब डैमेज होते हैं सेल्स तो एंजाइम्स निकलते हैं, कार्डियक एंजाइम्स नेगेटिव हैं और ECG में कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है, या अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो एलिवेशंस नहीं है वो। लेकिन वो जो अनस्टेबल एंजाइना है वो बैठे बैठे, लेटे लेटे भी हो सकता है, चलते फिरते भी हो सकता है। MI की बात करें उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, नॉन ST एलिवेशन MI और ST एलिवेशन MI। ECG से रिलेटेड है, आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, आम लोगों से रिलेटेड। ECG में अगर ST एलिवेशन आ रही है तो वो ST MI है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसको फटाफट स्टंटिंग करनी पड़ती है। स्टंटिंग नहीं तो जो हमें क्लॉट ब्रेक करने वाली जो मेडिसिन है वो यूज़ करनी पड़ती है। सेंसटेमी होती वो अनस्टेबल एंजाइना की तरह है, लेकिन उसमें कार्डियक एंजाइम्स रेज होते हैं और ECG में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये है शुरू, आपको इस तरह बता दें। अब हम ये अलामात मैंने आपको बता दी। अब हम तशखीस की बात करें तो तशखीस सबसे पहले ECG के साथ होती है। ECG में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम मार्क कर देते हैं। फिर सेकंड नंबर पे कार्डियक एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टेस्ट, अब इसमें आप लोग कन्फ्यूजन करेंगे कि एको का होना चाहिए या नहीं। एको इन अ सेंस के इमरजेंसी हो, ओके आप करवा लीजिए, लेकिन एको की इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है इन दिस केस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो हार्ट फेलियर में इंपॉर्टेंट है जहाँ पे पंपिंग देखनी होती है। तो हार्ट फेलियर में अगर अगर हार्ट फेलियर हो गया तो पंपिंग वीक हो रही है, तब एको इंपॉर्टेंट है। इसमें खास खैर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में या ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं चेस्ट पेन वाले, इसमें इतनी एको ज़रूरी नहीं है। अब लेकिन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो हमारे पास जो पेशेंट को ECG या कार्डियक एंजाइम्स की बात करना होता है वो है एंजियोग्राफी। इन्वेसिव एंजियोग्राफी और नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राफी में फ़र्क है। इन्वेसिव वो जिसमें हमें जो वेसल्स को अंदर लेके जाना होता है और सारा चेक करके आना होता है कि कौन कौन सी नालियाँ ब्लॉक हैं, वो एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और नॉन इन्वेसिव हम CT-CA करवा सकते हैं, परफ्यूजन स्कैन करवा सकते हैं, वो आगे फर्दर टेस्ट हैं, कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट है वो करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इनिशियली अगर खुदा ना करे MI हो गया है, यानी कि जो ST एलिवेशन जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ख़तरनाक है, तो स्ट्रेट अवे हम एंजियोग्राफी के साथ ही स्टंट डाल देते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि हमने स्टंट डालना है या बाईपास करना है। अगर ज़्यादा खून की नालियाँ इन्वॉल्व हैं, जो 3 बड़ी नालियाँ हैं, तीनों की तीनों इन्वॉल्व हैं, तो बाईपास ऑप्शन रहता है। अगर 2 इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, कुछ भी पेशेंट की मर्ज़ी या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी। अगर सिंगल वेसल है कि अगर एक नाली में प्रॉब्लम है तो हम स्टंट डाल देते हैं। स्टंट होता है अंगूठी की तरह, एक हमारे पास इस तरह की हम डाल देते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो जहाँ पे रुका हुआ है वो दोबारा से बहाल हो जाए और हार्ट को दोबारा से ब्लड फ्लो मिलना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट ठीक रहता है। लेकिन समहाउ आपने स्टंट डाल दिया या बाईपास करवा लिया, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही लेना है।
इन सारी सिचुएशन में, चाहे वो स्टेबल एंजाइना हो, अनस्टेबल एंजाइना हो, MI हो, इन सब सिचुएशंस में आपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो दवाइयाँ हैं वो छोड़नी नहीं है। चाहे आप स्टंट डलवाएं या ना डलवाएं, चाहे आप बाईपास करवाएं या ना करवाएं, दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। कुछ दवाइयों के नाम अगर आपको बता दें तो जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले तो आपने लाइफस्टाइल अपने आप को ठीक करना है दवाइयों से भी पहले। लाइफस्टाइल में जो आपने गलतियाँ कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, चिकनाहट वाली चीज़ें और गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं बाहर से खा रहे हैं, वो सॉल्ट, अपना जो नमक की जो क्वांटिटी है अपने खानों में वो कम करें, अपने सिगरेट स्मोकिंग को कम करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं शुगर एंड ब्लड प्रेशर, उसको सबसे, अगर आप उसके मरीज़ बन चुके हैं तो उसको कंट्रोल करें, तो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक होने के चांसेस बच जाते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमें एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जो जिसको हम डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, डैप्ट हम वो उस नाम से देते हैं, उसमें से हमें चूज़ करनी है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे नामों से, लो प्रिन और लो प्लेट, ये अगर हम इनमें से देते हैं तो वो चीज़ शुरू करनी होती है। और इनिशियली नाइट्रेट्स, अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो ज़ुबान के नीचे एक दवाई रखवा दी जाती है, जिससे पेशेंट का चेस्ट पेन काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की बात करें तो इन सब के साथ साथ हमें बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये लाजमी रखने होते हैं। नाइट्रेट्स अगर ये काम नहीं कर रहे या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोलाजीन है, इवेब्रेडीन है, ये सब कुछ हमें हेल्प कर सकता है। और हमारे पास वेस्टरल MR के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो अगर ये सब चीज़ें कर भी ली हैं और पेशेंट का चेस्ट पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, तब हम ये एड ऑन थेरेपी कर सकते हैं। ये चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए और ये सब चीज़ों को, ताकि ब्लड फ्लो भी बहाल रहे और चेस्ट फ्लो भी, जो चेस्ट पेन है वो भी कंट्रोल रहे, इसको कंट्रोल करने के लिए ये करते हैं, ताकि खुदा ना करे कि हार्ट अटैक या खून की नालियाँ इतनी बंद रहें, आगे इतना अर्सा बंद रहें कि वो हार्ट अटैक हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाए। और जब क्योंकि हार्ट फेलियर में अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर देयर इज़ नो कमिंग बैक, फिर वापस नहीं आता, पेशेंट मज़ीद से मज़ीद ख़राब होता जाता है। वो हार्ट फेलियर के बारे में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो फिर मैं आपको बताऊँगा उसमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।